मैं जयंत चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि वे यशवंत जी का स्वागत करें। धन्यवाद। तहजीब के शहर और हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं हम सबकी तरफ से आदरणीय यशवंत जी का स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी का एक अनुभूति हुआ में हो रही है। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि इनके पक्ष में मैं और हमारे पार्टी के विधायक और हमारे गठबंधन के सभी लोग मतदान करने जा रहे हैं। यशवंत जी का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं, बहुत लंबे समय से आप सब इनको देख रहे हैं और जो प्रशासनिक खूबियां इनके करियर में रही हैं, सरकार में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, सड़क पे रहे हैं और वित्तीय विषयों को लेकर देश के संवैधानिक मूल्यों को समझने की बात हो, चाहे इस देश का गरीब आदमी क्या चाहता है और कैसे सोचता है, कैसे अपनी जिंदगी को जो है कमाई करता है, परिवार का पालन करता है, इन सारी चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हमें सबको विश्वास है, साझे उम्मीदवार के तौर पर हमने इनकी उम्मीदवारी पे सबने मोहर लगाई और हम बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे हैं। हम उत्साहित हुए हैं इनके चुनावी अभियान को देखते हुए और अब इनका पड़ाव उत्तर प्रदेश की तरफ पड़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्रपति चुनाव के मतदाता सभी हमारे इस विचारधारा से जुड़कर इनके इस अभियान को और गति देंगे। धन्यवाद। माननीय अखिलेश यादव जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद भी देता हूं कि आज हमारे बीच में हैं और न केवल हमें बल्कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को खुशी है इस बात की कि देश को विपक्ष ने एक बहुत ही सूझबूझ के साथ और आज के समय की परिस्थितियों के समझते हुए जो प्रत्याशी बनाए हैं उनके समर्थन में जहां हमारी पार्टी है वहीं और भी दलों को साथ जोड़ने का काम करेंगे। हमारे देश को समय समय पर राष्ट्रपति मिले हैं और इस समय देश जिन हालातों से गुजर रहा है, ये आदरणीय यशवंत सिन्हा से बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता। देखने को और देखने आने को आंकड़े तो हैं सरकारों के पास, लेकिन सरकारें खोखली सी हैं। उस स्थान पर बैठ करके सरकार को दिशा दिखाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उस संविधान के रास्ते पे चलाने के लिए इनसे बेहतर मैं समझता हूं आज प्रत्याशी कोई नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के साथ बहुत सारे और दल भी आपका समर्थन करेंगे। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस पद की लड़ाई के लिए आपने जो स्वीकार किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। माननीय यशवंत जी। धन्यवाद सुधीर जी। एक बार फिर आपके बीच में इस हॉल में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अखिलेश जी के साथ तो कई बार यहाँ पर हम आए हैं और आपके साथ मुलाकात हुई है। इस बार परिस्थिति कुछ विशेष है। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई जब अखिलेश जी से हमने पूछा मुलायम सिंह जी के बारे में। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। उसी प्रकार जयंत जी
इनके पिताजी के साथ बहुत दिनों तक हमने काम किया था, बहुत मित्र थे। एक घटना आपको बताता हूँ ऐसी थोड़े हल्के ढंग से कि 1989 में, जो आप में से बूढ़े लोग हैं उनको याद होगा कि मैं राष्ट्रपति भवन से वापस आ गया था। शपथ हमने नहीं ली थी क्योंकि वहां पहुंचने पर पता चला कि हमें राज्य मंत्री का शपथ दिलाया जा रहा है। तो मैं वापस मुड़ा। तो जब वापस मुड़ा तो सबसे पहले कौन वहां पर मिला? अजीत सिंह जी। वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और हमको लगता है कि शपथ लेने वालों में वो अंतिम व्यक्ति थे जो जल्दी जल्दी जा रहे थे राष्ट्रपति भवन के उस हॉल में। उन्होंने हमसे पूछा, यशवंत क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो आप जाके शपथ लीजिए। तो अजीत सिंह जी से, जैसे मुलायम सिंह जी से, बहुत उनके साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। ये शहर एक तरह से अटल जी का रहा है। अटल जी ने लखनऊ को ही चुना था अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में, और आप सब जानते हैं कि अटल जी की सरकार में उनके साथ बहुत नजदीक से काम करने का मौका मिला। और कभी कभी बहुत अफसोस होता है, आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूं कि अटल जी की पार्टी कहां से कहां पहुंच गई। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव कुछ असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव तो कई बार हुआ है, लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत असाधारण हैं। और असाधारण इसलिए है कि हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा समाज जो है वो अशांत हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो 2-3 भागों में बंट गया है। ऐसा लगता है कि आपस में जो बातचीत होती थी, जो डायलॉग चलता था, वो समाप्त हो गया है। कहीं कोई किसी को समझाने की स्थिति में नहीं है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है, प्रधानमंत्री जी जो अक्सर अपने मन की बात करते हैं, उन घटनाओं पर चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर इन सब घटनाओं पर बोले, अपनी बात रखे, तो उसका असर पड़ेगा मामले को शांत करने में। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि इस पर वो कुछ बोलते ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एक अशांत और असाधारण परिस्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। इसका कारण और नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि संविधान जो है उसकी मर्यादा खत्म हो गई। संविधान के मूल्यों की रक्षा आज नहीं हो रही है, बल्कि सरकारी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा उन मूल्यों की अवहेलना की जा रही है, प्रायः नित्य प्रतिदिन। और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम पाएंगे कि संविधान नष्ट हो गया है, संविधान की धाराओं का कोई महत्व नहीं रहा, और जो नागरिक है इस देश का, वो कहीं भी किसी फोरम पर इंसाफ के लिए नहीं जा सकता है। ए सोसाइटी विदाउट रिकोर्स। लोग किसके पास जाते हैं? अपने प्रतिनिधि के पास, अपने क्षेत्र के जो राजनीति में काम करते हैं ऐसे लोगों के पास। किसके पास जाते हैं?
मंत्रियों के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जब वहां से भी न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट की शरण लेते हैं। आज कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, और मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कुछ अफसोस के साथ कह रहा हूं। धारा 370 का मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में गया, आज 2022 है। उसकी सुनवाई कब होगी ये किसी को नहीं पता है। सीएए का कानून आया, उसके खिलाफ लोग कोर्ट में गए, दूर दूर तक कब सुनवाई होगी पता नहीं है। कुछ मामले तो बहुत त्वरित ढंग से सुप्रीम कोर्ट सुन लेता है, लेकिन अनेक महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें अप्रत्याशित विलंब होता है, और हम सब जानते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इंसाफ नहीं मिल रहा है समाज में। ऐसा लगता है कि हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि समाज बटे, क्योंकि एक बटे हुए समाज से उनको यह आशा पैदा होती है कि उनको वोट मिल जाएगा। तो ये वोट की राजनीति हम लोग कहां तक ले जाना चाहते हैं, किस हद तक ले जाना चाहते हैं, और देश की चिंता क्या जरा भी नहीं करेंगे वोट की राजनीति के सामने। तो जब मैं आपसे कह रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है, तो मेरा मतलब यही था कि जो भी व्यक्ति, और दो ही व्यक्ति हैं आमने सामने, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में जाएगा उसको मोर देन एवर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। संविधान में राष्ट्रपति के जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सपोज टू फंक्शन ऑन द एज एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन उसके पास और बहुत सारी शक्तियां हैं जो उस पद की गरिमा से उसको मिलती है। और समय समय पर हमने देखा है कि हमारे देश में ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया है सरकार को परामर्श देने के लिए, सरकार को नियंत्रण में रखने के लिए। तो इसलिए आज एक ऐसा मौका आया है जब मैं आपके सामने यहां लखनऊ में कुछ बातें रखूं कि मैं क्या करूंगा अगर मुझे इस देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो आई शैल बी आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन अलोन। संविधान के प्रति जवाबदेह होऊंगा, केवल संविधान के प्रति। और इसका यह मतलब नहीं हुआ कि जो भी प्रधानमंत्री है उसके साथ टकराव के रास्ते हम चल पड़े, नहीं। प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करके एक रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कई बार हुआ है पूर्व में। दूसरा कि मैं राष्ट्रपति भवन में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक के रूप में काम करूंगा, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मेरे ध्यान में ये बात आती है कि भारत की सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जैसे चुनी हुई प्रदेश की सरकारों को गिराना, चुनी हुई सरकारों को गिराना। अभी हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, उसके पहले हमने देखा था कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा, मेघालय, कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया। और वो नहीं है कि अचानक लोगों को बुद्धि आ गई। महाराष्ट्र में
जो शिवसेना के विधायक थे 2.5 साल के बाद अचानक बोधि ट्री के नीचे बैठे और उनको ज्ञान उनके मन में प्रस्फुटित हो गया। ऐसा नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि क्या खेल हुआ। तो अगर इस प्रकार की चीज होती है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य बनता है, जिसका मैं निर्वहन करूंगा, कि भारत सरकार को रोका जाए ऐसा करने से। फिर मैंने आपसे कहा कि जो सांप्रदायिक एक समाज का सांप्रदायिक ढंग से बंटवारा हो रहा है, कम्युनल पोलराइजेशन, उसको रोकने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा मैं आपसे वादा करके जाना चाहता हूं यहां पर कि आई शैल डिफेंड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, freedom of speech and rights and freedoms guaranteed to the individual under the Constitution. प्रेस का क्या हाल है? न आपसे छिपा है, न हमसे छिपा है। और मैं इस मौके का फायदा उठा के निंदा करता हूं जुबैर की गिरफ्तारी का, जो बिल्कुल ही नाजायज है, और बाकी प्रेस के ऊपर भी जो आक्रमण हो रहा है देश के विभिन्न भागों में। कल इसी शहर में सरकारी पक्ष की जो उम्मीदवार हैं वो आने वाली हैं। आपकी मुलाकात होगी उनसे? आपकी मुलाकात होने वाली है? हाँ, होगी। वो पीसी कर रही हैं। हाँ, हाँ, नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं कई जगह गया, जैसा कि सुधीर जी ने बताया आपको, और मैं हर जगह पूछता हूं कि भाई वो गई तो उन्होंने कोई पीसी वीसी किया, देश की जो स्थिति है उस पर उन्होंने कुछ बोला, आर्थिक स्थिति जो देश की है उसके बारे में उनके क्या ख्याल है, जो विदेश नीति है देश की उसके बारे में उनके क्या ख्याल हैं, और समाज में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उनके उद्गार क्या हैं। तो मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि कल जब आपके शहर में आती हैं तो आपसे मुखातिब हों। ये मेरी शुभकामना भी है और आप उम्मीद भी है। लेकिन अगर सबसे सम्मिलित रूप से वो नहीं मिलती है, एक दो लोगों से मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार में जो संवाद है वो एक तरफा है। एक व्यक्ति बोलता है, सब लोग सुनते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है तो हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार से क्यों ये उम्मीद करें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन अगर मुलाकात किसी की आपकी हो जाए बाय चांस, सम्मिलित रूप से या अलग अलग, तो उनसे पूछेगा कि ये 5-6 बिंदु हमने आपके सामने आज रखे, वो इन बिंदुओं के बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है। क्या इस तरह का जो आपके सामने एक प्लेज हमने लिया है, वो इस तरह का प्लेज लेने को तैयार है? क्या वो संविधान की रक्षा करने को तैयार है, या वो एक साइलेंट, खामोश राष्ट्रपति बन के रह जाएंगे? भारत को आज के दिन खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। भारत को आज अपने विवेक का इस्तेमाल करने वाला राष्ट्रपति चाहिए। तो बहुत सारी बातें मैंने कह दी। अब अखिलेश जी की इजाजत से जी, आप परिचय दीजिए, पहले अपना परिचय दीजिए, अब सवाल को। उनको प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो ट्राई वुमेन है और पहली बार की वुमेन राष्ट्रपति बनने जा रही है, तो ये बड़ी उपलब्धि उनकी बताई जा रही है। देखिए, 2-3 ढंग से मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं जहां
गया हूं इसके पहले, वहां इस तरह का सवाल मुझसे पूछा गया है। नंबर एक, पिछले 5 साल से राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति जी बैठे हैं ना, एक खास समुदाय के हैं, इसी प्रदेश के हैं। तो पूरे देश में पिछले 5 वर्षों में क्या उस समुदाय की तरक्की हो गई? कोई ऐसा विशेष काम हुआ सरकार में जिसे कहा जाए कि अनुसूचित जात के लोगों के लिए इतना बढ़िया काम हो गया? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के उत्थान से पूरे समुदाय का उत्थान नहीं होता है। झारखंड में, मैं भी झारखंड से आता हूं, तो झारखंड में ये गवर्नर थे ना 6 साल, उस समय भी अधिकार थे गवर्नर के। लेकिन उस बात को छोड़िए, अभी भारत सरकार ने एक नया फरमान निकाला है, और वो नया फरमान क्या है कि भारत सरकार पहले ही जो डेवलपर है, डेवलपर कौन है आज के दिन, 1-2 लोग जो हैं आप जानते हैं, तो जो डेवलपर है उससे वो जिस इलाके का डेवलपमेंट होने वाला है उसके पैसे ले लेंगे। उसमें जंगल काटना भी शामिल है। ये जंगल का इलाका है, जंगल काटना है, लेकिन वो जंगल पहले काट लेंगे और राज्य सरकारों को कहा जा रहा है कि कटने के बाद आप उनका कंसेंट लीजिए। ऐसा कोई सवारी आपने देखा है जिसमें टांगा आगे चलता है, घोड़ा पीछे चलता है? यही हो रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं, कल अगर आपकी मुलाकात हो तो आप पूछिए उनसे कि इस तरह का बेतुका आदेश भारत सरकार ने क्यों निकाला है। और इसमें चूंकि अनुसूचित जनजाति के अधिकारों का हनन होगा, कि जंगल में प्राय वही लोग रहते हैं, तो वो बताएं कि वो कैसे रोकेंगे इसको। सर, मैं अनिल यादव फ्रॉम न्यूज नेशन। सवाल ये है कि आप मोदी जी की पॉलिसी के विरोधी इसलिए हैं कि उनकी कैबिनेट में आपको जगह नहीं मिली, पार्टी से टिकट नहीं मिला, क्योंकि 2001 में जब गुजरात में बोझा दंगे हुए थे तब आपको कोई बयान मोदी जी के खिलाफ नहीं है। आप एडजस्ट हो गए होते तो शायद आप भी दूसरे मंत्री की वहां पर आराम से होते। जी, बिल्कुल बढ़िया सवाल पूछा आपने। मेरी जीवनी लिखा है मैंने, उसका अंग्रेजी में नाम है रिलेंटलेस। अगर कभी मौका मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इस तरह का सवाल मुझसे पूछता है वो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि वीपी सिंह जी की सरकार जब बनी थी तो मैं राष्ट्रपति भवन से वापस आ गया, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे वो राज्य मंत्री बना रहे थे। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपके मन में है? जानते हैं कोई दूसरा उदाहरण? 5 साल पहले मैंने आईएएस की नौकरी छोड़ी थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पद से। अब 5 साल के बाद मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन रहा था, नहीं बना। बन सकता था ना, तो ऑफर था, केवल शपथ लेने की देर थी। तो ये जो सवाल पूछते हैं जो लोग, 2014 में मैंने स्वयं तय किया कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मेरे साथियों से पूछिए आप कि जो पॉपुलर चुनाव लड़ता है, जनप्रतिनिधि बनता है, आज उसकी क्या हालत है। उसको लोग रात दिन उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं एक ऐसे एज में पहुंचा जहां मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता हूं, एक पूरे लोकसभा को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने बहुत मिन्नत की पार्टी से कि मुझे मत टिकट दो इस बार। और कभी राजनाथ सिंह जी आएंगे ना आपके शहर में, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या उन्होंने इलेक्शन कमेटी की मीटिंग से फोन करके हमको नहीं कहा था कि इलेक्शन कमेटी चाहती है यशवंत जी का एक अंतिम चुनाव इस बार लड़ लीजिए।
और मैंने जोर देके उनको कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। तो ये कहां से बात आ गई कि मैं 2014 में मुझे टिकट नहीं मिला, ऐसी की तैसी। मैंने खुद नहीं चाहता था वो टिकट मिले। जब टिकट नहीं लिया तो फिर मंत्री कैसे बनता? भारत के संविधान में क्या कोई प्रावधान है कि बिना लोकसभा राज्यसभा में गया मंत्री बन जाएंगे 6 महीने से आगे तक के लिए? मैंने जानबूझ के सर उसको छोड़ा। और मोदी जी से मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी से मेरी लड़ाई केवल उनकी 2 बातों को लेकर है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, उनकी शैली जो है काम करने की, और दूसरा उनकी नीतियां, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और उनकी नीतियां। अभी आप लोग हमसे सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि बात 6 साल पुरानी हो गई। नोटबंदी हुआ था ना इस देश में, कोई याद करता है नोटबंदी को? कोई याद नहीं करता है 6 साल बाद। और सारा का सारा काला धन इस देश का सफेद हो गया था, बिकॉज द एंटायर अमाउंट करेंसी केम बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम। सब बैंक में आया, सफेद हो गया। इसने सवाल पूछा, आज कोई सवाल पूछा है नोटबंदी के बारे में? मैंने जोर देके कहा है बार बार कि दिस इज डिमोनेटाइजेशन इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ दिस सेंचुरी, लेकिन कोई समझे तब तो। जी, मैं आदित्य हूँ दैनिक भास्कर से। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से विपक्ष पार्टियां आपको सपोर्ट कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में मायावती ने खुद को अलग कर लिया, कहा कि मैं द्रौपदी जी को मतलब बनाऊंगी। तो विपक्ष कितना एक होकर आपको जिताने का प्रयास करेगा? देखिए, जिस बैठक में ये तय हुआ था उसमें अखिलेश जी थे, जयंत जी थे, इन लोगों ने बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर तय किया। बहुत विचार विमर्श हुआ। उसके बाद जब मेरे नाम की बात आई और फाइनलाइज होने वाली थी, तो अखिलेश जी को याद होगा शरद पवार जी के घर पर अनौपचारिक रूप से बैठक चल रही थी। तो शरद पवार जी ने हमको फोन किया और खड़गे जी ने, जो कांग्रेस के राज्यसभा में नेता हैं, उन्होंने हमको फोन किया और ये कहा कि हम लोगों ने ये तय किया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो मैंने हामी भर दी। क्यों हामी भर दी? इसलिए हामी भर दी कि मेरी जो लड़ाई चल रही है, संघर्ष, उस संघर्ष की एक और श्रृंखला में एक और कड़ी है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना। तो इस तरह मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना। अगर 15-20 दिन पहले मुझसे कोई पूछता कि आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने वाले हैं क्या, तो मैं समझता कोई बहुत हमारे साथ क्रूअल जोक कर रहा है, लेकिन आज के दिन सच्चाई है। तो इसलिए लोगों ने तय किया, विपक्षी दलों ने। मायावती जी उस बैठक में नहीं थी, नहीं थी, उनको शायद निमंत्रण भी नहीं था, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और एक बात कहूंगा तो शायद लोगों को बुरा लग जाए कि मैं बहुत सारी शक्तियों के साथ लड़ रहा हूं, केवल सरकारी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूं, सरकार से भी लड़ रहा हूं। आप लोग मतलब समझ गए। सर, मैं लाउद्दीन हूँ न्यूज 18 से। मुझे याद है कि आप राजनाथ जी के जयंती में भी आए थे कार्यक्रम में। सवाल मेरा ये है कि जो रूलिंग पार्टियां हैं, मैक्सिमम रूलिंग पार्टियां यानी बीजेपी सीधे कह लें, क्या उनके लोगों से भी आप मुलाकात करेंगे कि जो अंतरात्मा की आवाज पे आपको वोट कास्ट करें? क्योंकि आपका मिजाज इस तरह का है, ऐसा लोग मानते हैं कि आप वहां पे भी एक पैठ रखते हैं, उनकी मुलाकातों के प्रोग्राम। हम इतना ही कहेंगे कि हम बहुत सारी पार्टियों में पैठ रखते हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी में पैठ रखते हैं। जी, मेरा सवाल ये कि बात आपने कही, विपक्ष के लिए आप फर्स्ट चॉइस आप नहीं थे। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी लड़ जाए, उन्होंने मना कर दिया, देन दे चूज यू, फिर उन्होंने आपको चुना और आप अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने जो बात की कि क्रूअल मजाक मैं कहता, तो ये आपको लग नहीं रहा है कि विपक्ष ने आपके साथ? देखिए, आपको मैं तथ्यों की जानकारी दे दूं। केवल शरद पवार जी नहीं थे। शरद पवार जी ने मना कर दिया तो फिर फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी मना कर दिया तो फिर गोपाल गांधी जी का नाम आया, गोपाल गांधी जी ने मना कर दिया, तब मैं चौथे चॉइस के रूप में उभरा, चौथा, सेकंड नहीं। लेकिन देश भर में मैं एक बात कह रहा हूं
कि अगर मुझे 10वां चॉइस भी रखा जाता तब भी मैं स्वीकार करता, क्योंकि ये लड़ाई लड़नी है। सर, मैं मयूर शुक्ला हूँ जी टीवी से। सर, अटल जी का जिक्र किया आपने जिस तरीके से कि उस समय में जो पार्टी थी और अभी में बहुत बदलाव हो गया, आप निराश भी है उसको लेकर, और उस समय के जो उनके साथ के नेता थे उनको दरकिनार किया जाता है अभी फिलहाल। तो क्या उनकी नीतियों को लेकर आप आगे भी जिक्र करेंगे? अटल जी की जो सोच थी, विचारधारा थी, उनके जो साथ के नेता थे जिनको दरकिनार किया गया, उनको साथ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा कोई प्रयास करने का हमारा इरादा अभी नहीं है। अटल जी के साथ काम करने में हम लोगों को बहुत आनंद आता था, और आनंद इसलिए आता था कि अटल जी सहमति में विश्वास रखते थे। वो स्वयं एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्लियामेंटेरियन थे, आप इस बात को जानते हैं। एक बड़े भारी डेमोक्रेट थे, इस बात को भी आप जानते हैं। और मैं तो ऐसे कई उदाहरण यहाँ दे सकता हूँ, शायद कल सुबह हो जाए, जिसमें कि उन्होंने हम लोगों को ये आदेश दिया कि विपक्ष के लोगों के साथ बैठकर बात करके रास्ता निकालो, पार्लियामेंट का काम रुकना नहीं चाहिए, निकालिए आप लोग रास्ता। ये अटल जी थे। अटल जी दुतरफा डायलॉग में विश्वास करते थे, और डायलॉग बराबर दुतरफा होगा। आप जो कह रहे हैं ना, आज की सरकार, आज के नेता कंसेंसस में नहीं, कॉन्फ्रंटेशन में विश्वास करते हैं। आज के नेता जो हैं, उनको किसी भी प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा अपना चलाते हैं। यही मैं जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव क्यों हो रहा है? क्या इसमें कंसेंसस नहीं बन सकता था? इसी में कंसेंसस बनाते। हमारे इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव नहीं हुआ और एक व्यक्ति पर सब लोग सहमत हो गए। सरकार ने प्रयास किया? नहीं। गंभीर प्रयास? बिल्कुल नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष भी, आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में उतना ही महत्व रखता है जितना सरकार रखती है। सर, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम शिखा सलारिया है, मैं द प्रिंट से हूँ। आपने मेंशन किया सरकारों को गिराए जाने का, चुनी हुई सरकारों को गिराए जाने का, और किस तरीके से प्रेसिडेंट ने अपनी भूमिका उसमें नहीं निभाई। अगर आप वहाँ होते तो क्या करते? आने वाले दिनों में हो सकता है आप भी उस पद पे हो, तो क्या आपकी भूमिका रह सकती है ऐसी सिचुएशन में? दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने की बात में उस समय आप क्या भूमिका हो सकती है प्रेसिडेंट? देखिए, हर पहले वाले मामले में और फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में, हर मामले में राष्ट्रपति का ये अधिकार बनता है कि वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित करें बातचीत करने के लिए। और जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन आते हैं बातचीत करने के लिए, तो उनको समझाने बुझाने का काम करें। और मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति के समझाने बुझाने पर मानेगा नहीं, कहेगा कि नहीं, हम जो मर्जी में आए वही करेंगे। यदि आप राष्ट्रपति बन गए और नए चुनाव हुए लोकसभा के, निर्वाचित व्यक्ति आए, आप आर्टिकल 84 का पालन कराएंगे या परंपरा के तहत सरकार बनाएंगे? केंद्रीय सरकार पर मेरा सवाल नहीं, ये काल्पनिक सवाल है, इसलिए इसका जवाब नहीं देंगे। मेरे गुरु जी, यहीं पर उनकी मूर्ति लगी है चंद्रशेखर जी की, आप ही के प्रदेश के थे, जिनके अंतर्गत हमने राजनीति सीखी थी। तो उन्होंने हमको शुरू में ही कहा था कि यशवंत किसी काल्पनिक प्रश्न का जवाब मत देना। सर, समाज में जिस तरह का माहौल है, चारों तरफ खाई फैल रही है और कैसे एक दूसरे को लड़ रही है आपस में। सर, अगर आप राष्ट्रपति चुनाव अगर आप जीत जाते हैं, तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि सरकार और आप में उसी तरह का वातावरण वहां फैल जाएगा? नहीं, मैंने अभी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मैंने जो कुछ कहा है उसका मतलब टकराव नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राष्ट्रपति भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और संविधान के अनुसार दोनों को काम करना चाहिए और आपस में बातचीत करनी चाहिए। डायलॉग होगा तो रास्ता निकलेगा। आज की भाजपा चुनाव हर तरीके से जीतने में विश्वास रखती है। अब आपका चुनाव है, विपक्ष सवाल आरोप लगाता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, उसके खिलाफ कोई ठोस रणनीति आप
मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वोटर नहीं है, दुर्भाग्य है, लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हमको जिता देते हैं ना, तो शपथ लेने के दूसरे दिन से एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मत पूछिए। यशवंत जी, मैं 24 कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। आपसे एक सवाल ये है कि अगर समीकरण आपके पक्ष में बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर आपका विजन है? बहुत बड़ा सवाल है। मैंने कहा संविधान की रक्षा, उसमें फेडरलिज्म भी आता है। हाँ, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बढ़िया उदाहरण मैंने पेश किया था जब मैं वित्त मंत्री था। याद है आप लोगों को, जो राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों की एक समिति बनी थी, जिसके आधार पर अब जीएसटी बना, जीएसटी काउंसिल बनी, और हमारे टाइम में बिना संवैधानिक सैंक्शन के बहुत शक्तिशाली कमेटी थी। हाँ, यहाँ कोई यशवंत जी, मैं शोभित श्रीवास्तव हूँ, दैनिक जागरण अखबार से। आपसे एक प्रश्न ये है कि आप बाहर तो समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन आपको अपने घर से ही समर्थन नहीं मिल रहा है। आपकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुर्मू बहुत ही अच्छी प्रत्याशी हैं, आपके बेटे भी लगातार वो कर रहे हैं। नहीं, वो कहा था उन्होंने कि यशवंत सिन्हा अच्छे नहीं है। अरे भाई, कोई शरीफ आदमी पूछा जाएगा तो ये कहेंगे ना, क्या कहते मुर्मू के बारे में, बहुत अच्छी औरत है, हम लोग जानते हैं, हम लोग उसी प्रदेश के हैं, वहाँ 6 साल गवर्नर थी, तो अच्छी बात उन्होंने उसके बारे में कही। लेकिन ये तो नहीं ना कहा कि हमारे जो हमारे पति है वो निकृष्ट है, उनको नहीं देते। जहाँ तक हमारे पुत्र महोदय का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के आखिरी सवाल, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आप जानते हैं, लोकसभा के। और मैंने हर जगह जहाँ ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने राज धर्म का पालन करेंगे, जैसे मैं अपने राष्ट्र धर्म का पालन करूँगा। सर, एक सवाल है, गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों के अलावा जैसे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी ने तो पहले से ऐलान करने को समर्थन कर दिया है, वाईएसआर कांग्रेस ने, जो पार्टियां खुद को गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी से बोल रखी हैं, अलग उनका एक खड़ा होता है, उनसे क्या बातचीत हो रही है और क्या बातचीत उनसे हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, एक आज भारत की राजनीति को देखें पॉलिटिकल पार्टी टर्म्स में, तो एक तरफ सरकारी पक्ष है, कुछ उनके सहयोगी दल हैं, एक तरफ पूरा विपक्ष है, और बीच में कुछ लोग हैं जो न सचमुच में इधर है, न सचमुच में उधर है। अब वो एक दूसरी भाषा का मैं इस्तेमाल जान के नहीं कर रहा हूं, लेकिन दो दलों का आपने नाम लिया, वो बराबर अपनी स्वतंत्र नीति पर चले हैं, इस बार भी चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सर हमें तो बुलाया ही नहीं गया इस बैठक में। वो हमारी समस्या है। मित्रों, युवाओं की आकांक्षा को लेकर सरकार काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ को लेकर लगातार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि अधपकी नीतियां, अधपकी योजनाएं इस तरह बना के अचानक मुल्क के ऊपर थोप देना बहुत ही नाजायज काम है, और ये सरकार यही कर रही है। अग्निपथ योजना के बारे में कहीं चर्चा हुई है? डिफेंस मिनिस्ट्री का ये मतला है, डिफेंस मिनिस्ट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में। इतना महत्वपूर्ण ये मसला था कि सरकार कहती कि हम इसको डिफेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस को दे रहे हैं, वो विचार विमर्श करके, सबसे राय करके और रिपोर्ट दे, उसके आधार पर हम तय करेंगे अपनी योजना। ऐसा नहीं किया, क्योंकि सरकार ऐसा करती ही नहीं है। जो स्टाइल ऑफ फंक्शन की मैंने बात की, तो इसीलिए रेलवे रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, अग्निपथ में क्या हुआ, कहीं पर भी कुछ भी बहाली होती है तो दृश्य जो देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि युवाओं के सामने अंधकार के अलावा कुछ है ही नहीं। आज के नौकरियां हैं नहीं दूर दूर तक, तो करे क्या? सड़कों पर उतरता है। आखिरी सवाल, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ। मैं संदेश आप परमिशन ले लीजिए आखिरी सवाल। मैं पहले वोट दिया हूँ। मैं संदेश महान हिंदी दैनिक का अलमदार आदमी हूँ सर। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में
योगी सरकार है और यहाँ बुलडोजर बहुत तेजी से चल रहा है। बुलडोजर की बहुत ही खतरनाक राजनीति चल रही है। आप राष्ट्रपति बनने वाले हैं, बन गए तो हम लोगों का सौभाग्य। बुलडोजर की जो सियासत है घर दिया नहीं, वो संविधान की कितनी ज्यादा राष्ट्रपति बनते हैं तो इस पर विचार होगा। देखिए, अखिलेश जी बगल में बैठे हैं, इन्होंने भी बुलडोजर का इस्तेमाल किया, लेकिन वर्ल्ड क्लास सड़कों को बनाने के लिए बनाया ना, वर्ल्ड क्लास, उसमें बुलडोजर चलाया। अब ये घर गिराने के लिए, और वो भी विशेषकर एक समुदाय विशेष का घर गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना, इससे गैर कानूनी कुछ हो ही नहीं सकता है। दूसरा कुछ, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। मित्रों, इसके बाद सफर कहाँ? नामांकन पत्र भरने के बाद अभी हम रात को निकल रहे हैं गुजरात। नामांकन पत्र भरने के बाद यशवंत जी ने 50 से ज्यादा इंटरव्यूज दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। आपको कल एक अच्छा मौका मिलने वाला है, दूसरे प्रत्याशी यहां आने वाली है, तो आप कृपया इसका सदुपयोग करके जो आपने आज सवाल पूछे हैं उनसे भी पूछिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद। मौका मिला तो